नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का संकल्प क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ रीट पेपर का सॉल्यूशन लेकर। जो मैथमेटिक्स का पेपर आज संस्थान में करवाया गया था, उस पेपर का जो सॉल्यूशन है वो मैं आप लोगों को करवा देता हूँ फटाफट से। क्या होगा किस प्रकार से, जो गणित वाला पार्ट है उसको कंप्लीट करते हैं अपन लोग, बाकी के जो भी पार्ट है वो प्रेम सर ने करवाए होंगे आप लोगों को। तो आई होप आप लोग उनको आराम से चेक कर चुके होंगे। तो चलिए देखते हैं कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आप लोग को किस स्पीड से करने और कैसे अपन लोग को फटाफट उनका जवाब देते चलना है। तो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों अपन डिस्कस करेंगे। लेवल फर्स्ट पहले कर दें, उसके बाद में लेवल सेकंड वाला करेंगे, ठीक है। तो जितने भी मेरे भाई बंधु, मेरे जितने भी मित्रगण हैं, जितने भी लेवल फर्स्ट का इन्होंने एग्जाम दिया है, वो आराम से ध्यान देना भी पेपर पे, ओके। तो अधिकार ध्यान दो आराम से। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के समक्ष, ध्यान दीजिएगा। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प, प्रश्न आप लोगों का बीजगणित को लेकर है। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प x प्लस वाई होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का गुणनफल है। आइए ध्यान देते हैं किस प्रकार से होता है क्वेश्चन। तो ये हमारा जो है x प्लस वाई का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है ध्यान दीजिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, देन ब्रैकेट में क्या होता है x प्लस वाई होता है, ठीक है। और साथ ही साथ माइनस में ये मान पड़ा तो माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा और ये भी माइनस का क्या हो जाएगा, वाई क्यूब। क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस है तो उसको ब्रैकेट ओपन करते वक्त दोनों से गुणा होगा, दोनों से गुणा होगा तो वो वैल्यू मेरे जितने भी भावी शिक्षक हैं वो क्या हो जाएगा भाई, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस से ये माइनस कट गया, इस माइनस से ये माइनस कट गया, बचा क्या है सिर्फ मेरे पास में 3xy देन ब्रैकेट x प्लस वाई। मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस किसी ने भी ये क्वेश्चन पेपर आराम से संस्थान में दिया है उनके पास पेपर होगा, ना हो जिनके पास में वो टेलीग्राम में आप लोगों को पेपर मिल जाएगा और सॉल्यूशन आप लोगों को टेलीग्राम में उसका पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो आराम से बेफिक्र रहो, पेपर वगैरह जो भी है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। संकल्प क्लासेस बाड़मेर के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, पूरा चैनल है, ठीक है। आप आराम से उसको फॉलो कीजिए, ज्वाइन कीजिए आराम से। आप लोगों को जो भी नए नए आदेश होंगे वो भी आप लोगों को उसमें प्राप्त होते रहेंगे। क्यूज वगैरह है वो भी टेलीग्राम पे चलती रहती है, उन पर भी आप लुत्फ उठाइए। और जितने भी टेस्ट पेपर होते हैं, चाहे पटवार का टेस्ट सीरीज हो चाहे रिट का टेस्ट सीरीज हो, उस पर आप लोगों को उपलब्ध हो जाता है आराम से। तो इजी वे में आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, चाहे संस्थान आप लोग पहुंच पा रहे हैं नहीं पहुंच पा रहे हैं। कुछ ऐसे मेरे भाई बंधु हैं जो संस्थान से बहुत दूरी पे रहते हैं, राजस्थान के एक शोर पे बाड़मेर है, दूसरे शोर पे रहने वाले जितने भी हैं, किसी प्रकार से भी रिट की तैयारी कर रहे हैं लेकिन संस्थान में आ नहीं पा रहे हैं, तो वो आराम से घर पे बैठ के उसका प्रिंट आउट निकाल के टेस्ट पेपर दो ईमानदारी से। क्योंकि जितनी ईमानदारी आप लोग दिखाओगे उतना आपका अच्छा पेपर जाएगा, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो के अंदर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है आप लोगों का 1715.271 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। आपको क्या बताना भाई, 7 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है। तो पहला 7 तो ये पड़ा, तो इस पहले 7 का तो स्थानीय मान क्या है 700 माइनस इस दूसरे वाले 7 का स्थानीय मान क्या है 0.07। जब इसको माइनस करवा देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 699.93। माइनस कराने में वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 699.93। मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, किसी विषम प्राकृतिक संख्या के परिवर्त और पूर्ववर्ती का गुणनफल हमेशा किस संख्या से विभाजित होता है। हमेशा वो 8 से विभाजित होता है। किससे विभाजित होता है 8 से। आइए चेक करते हैं सही है या गलत है। किसी विषम प्राकृत, मान लो कोई विषम प्राकृत संख्या कौन सी है 3 का परिवर्ती, मतलब हम क्या कह देंगे पूर्ववर्ती तो कौन है 2 है और हमारा परिवर्ती कौन है 4 है। इन दोनों का गुणा करेंगे 8 क्या 8 से विभाजित होगा, यस 8 से विभाजित होगा। इसी प्रकार से एक कोई नंबर और ले लो, जैसे मैंने 7 ले लिया, 7 का पूर्ववर्ती कौन हो गया 6 और 7 का परिवर्ती कौन हो गया 8। तो 6 और 8 का गुणा 8 से विभाजित होगा क्या, यस 8 से विभाजित होगा। एक नंबर और ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया 15 का कौन होगा भाई 14 और इसका कौन होगा यहाँ पे 16। क्या 14 और 16 का गुणा 8 से विभाजित होगा, यस 100% 8 से विभाजित होगा। और किसी भी संख्या से हमेशा विभाजित नहीं होता है, इसलिए एकमात्र ऐसा नंबर है 8 जो हर कंडीशन के अंदर अप्लाई
हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। 2 की घात 20 और 5 की घात 15 के गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे। ध्यान रखिएगा, जो सबसे न्यूनतम जो अंक होता है, न्यूनतम जो मेरे अंक होते हैं कि जो शून्य बनाने की बात हो, वो क्या कौन कौन होते हैं, 5 और 2। 5 को जब मैं 2 से गुणा करवाता हूं तो 10, मेरा एक जीरो निकल कर आ जाता है। कितना जीरो निकल के आता है, मेरा एक जीरो निकल कर आ जाता है। मतलब मुझे 5 और 2 के जोड़े चाहिए होते हैं। जीरो बनाने के लिए क्या चाहिए होते हैं, 5 और 2 के पूरे पूरे जोड़े चाहिए। तो मैंने यहां पे देखा कि 2 मेरे पास में 20 हैं और 5 मेरे पास में 15 है। तो हकीकत में जोड़े कितने बने, जोड़े कितने बन रहे हैं, 15 जोड़े बन रहे हैं। कितने जोड़े बन रहे हैं भाई, 15 जोड़े बन रहे हैं। 2 भली 5 एक्स्ट्रा हो, लेकिन मेरा जोड़ा तो नहीं बना पा रहे ना। वो जोड़ा कितने बना पा रहे हैं, जोड़ा परफेक्टली 15 ही बना पाएंगे। मतलब जीरो भी कितने होंगे, 15 ही होंगे। तो ध्यान रखना, 5 और 2 जितने जोड़े बनाएंगे उतने ही शून्य प्राप्त होंगे। यहां पे हमने देखा कि जोड़े जो है वो टोटल 15 ही बन रहे हैं, इसलिए उत्तर भी क्या होगा, 15 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट 57 देन मल्टीप्लाइड बाय 97 देन मल्टीप्लाइड बाय 36 देन मल्टीप्लाइड बाय 93 में अभाज्य या फिर कह सकते हैं हम रूढ़ गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो ध्यान दीजिएगा, 57 को मैं क्या लिख सकता हूं, 57 को आप लोग 2 भागों में बांट सकते हो। जैसे मैं बात करूं 19 गुणा 3, 57 का क्या होता है, 19 गुणा 3 होता है, ठीक है। और दोनों के दोनों क्या है, अभाज्य है। 97 तो खुद एक क्या है, अभाज्य है। 36 को अगर मैं बांटने की बात करूं तो 36 होता है 3 गुणा 3 गुणा 4। 4 को भी बांट देते हैं 2 गुणा 2 में, 2 गुणा 2, ये लीजिए बट गया, ठीक है। अब 93 की बात करें तो 93 को मैं जिसको देखो 3 होने पे ये वैल्यू हो जाएगी 3 और 1 31, बस खत्म हो गई बात, इससे ज्यादा जाएगा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कितने गुणनखंड हो गए, 9 गुणनखंड हो गए। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो मेरा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेते चलना जिस किसी को भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 किस प्रकार से, ध्यान दीजिएगा। यदि a तथा b 2 परिमेय संख्याएं हैं तो a तथा b का मान निम्न समीकरण के लिए ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न हो तो हम परिमेयकरण करते हैं। कौन सा वैल्यू करते हैं, परिमेयकरण। आराम से ध्यान दीजिएगा कि परिमेयकरण किस प्रकार से किया जाता है बच्चों। चलिए ध्यान दें, √3 - 1 बटा √3 + 1। परिमेयकरण हमेशा हर को देखते हुए किया जाता है। अगर हर में प्लस का सिग्नेचर है तो आप लोग माइनस से गुणा करोगे और भाग भी दोगे, और अगर हर में माइनस होता तो आप प्लस से ही गुणा कर रहे होते और भाग दे रहे होते। चलिए कर देते हैं हम लोग। तो ये वैल्यू हो जाएगी √3 - 1 देन √3 - 1। ये हो गया मेरा a + b, ये हो गया मेरा a - b। a + b, a - b फॉर्मूला होता है a² + b² का। किसका होता है मेरे अधिकारियों, ध्यान से सुन लेना, किसका होता है, a² - b² इक्वल्स टू a + b, a - b। ओके चलिए, तो यहां तो ये दोनों स्क्वायर में जा रहे हैं, क्या हो रहा है, ये √3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ये वैल्यू देखो किस प्रकार से बनेगी, इसको मैं क्या लिख दूंगा, √3 - 1 का होल स्क्वायर, लेकिन ये बन जाएगा मेरा a² + b², a² मतलब 3 का स्क्वायर 3 होगा और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, क्योंकि √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। चलिए आगे हल कर लेते हैं वैल्यू को हम लोग किस प्रकार से होगा। √3 और इसको हल करने जा रहे हैं हम लोग, तो ध्यान रखना a² - 2ab + b², इस प्रकार से वैल्यू लिखी जा सकती है। तो चलिए लिखते हैं, a² मतलब √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 + 1 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1। इन दोनों को लिखेंगे तो वैल्यू होगी माइनस में 2√3 और बट्टे में कौन पड़ा बच्चों, 2 पड़ा है। कौन पड़ा है, 2। अब इसको किस प्रकार से हल करेंगे, ध्यान देना, 3 और 1 कितना हो चुका है, 4। वैल्यू कितनी आ चुकी है, 4 - 2√3। इस 2 को इसके बट्टे में भी लिखेंगे और 2 को इसके बट्टे में भी लिखेंगे। 2 से काटा कितना आ चुका है, 2 से काटा कितना आ चुका है, 1।
तो वैल्यू हकीकत में जो लिखी जाएगी वो किस प्रकार से होगी, ध्यान दीजिएगा। वो वैल्यू होगी 2 माइनस अंडर रूट 3। तो a की जगह पे तो कौन है 2, तो a का तो मान क्या आ जाएगा मेरे पास में 2 आ जाएगा। और b की जगह कोई एक कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब कौन होगा 1 होगा, लेकिन किसका माइनस का, तो b का वैल्यू होगा -1। b की वैल्यू कितनी होगी -1। तो हम ऑप्शंस में देखेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो देख रहे हैं हम लोग कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो एकदम करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिस किसी को भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है वो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान दीजिएगा। 10,000 10 इकाई 10 दहाई के बराबर है। देखो 10,000 कैसे लिखते हो, 1 2 3 4, ठीक है। 10,000 ऐसे लिखेंगे हम लोग। 10 दहाई को कैसे लिखोगे आप लोग, ये हो गया मेरा 10 दहाई, ठीक है। 10 इकाई को कैसे लिखेंगे, ये मेरा हो गया 10 इकाई, ठीक है। आई होप आप लोगों को इस चीजों की थोड़ा सा समझ रही होगी। पहले से शुरुआत से हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो थोड़ा देखो प्रॉब्लम रहेगी आप लोगों को आगे भी कि किस प्रकार से वैल्यू को रखा जाता है। 10 दहाई कह रहा है वो, एकदम सॉरी, 10 दहाई हो रहा है, ठीक है। चलिए 0 1 1 0 1, वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास में 10 11 0, वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 11 0, मतलब मेरा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। पहले मैंने 10,000 को लिखा है, फिर मैंने 10 दहाई को लिखा है, और फिर मैंने 10 इकाई को लिखा है। ओके, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 सही 1/4 प्लस 99 सही 3/4 का मान क्या होगा। तो हम लोग देखो जब भी इसको जोड़ते हैं तो हम डायरेक्ट जोड़ते हैं कि 99 और 99 कितना हुआ, तो हमारी वैल्यू होती है 198 प्लस 1/4 प्लस 3/4। इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो ये दोनों मान मेरा 1 होता है। तो वैल्यू हो गई 198 प्लस 1, तो वैल्यू कितनी होगी 199 होगी। जिस चीज का भी ऑप्शन नंबर 3 आया होगा वो एकदम करेक्ट आंसर रहा होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किसी भवन की पुताई 5 मजदूर 7 दिन में कर सकते हैं, तो बताओ कि उनकी पुताई को 5 दिन में करने के लिए कितने दिन लगेंगे। तो ध्यान देना 5 मजदूर 7 दिन में करते हैं, तो कितने मजदूर 5 दिन में करेंगे, 5 से 5 कट गया, 7 बराबर x, मतलब कितने मजदूर लगेंगे भाई 7। लेकिन उत्तर 7 नहीं है। प्रश्न ने क्या पूछा है, कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे। पहले कितने थे 5, अब कितने हैं 7, और कितने लगाने पड़ेंगे, उत्तर ये पूछ रहा है और कितने। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे 7 में से 5 माइनस कर दिया, मतलब और कितने लगाने पड़ेंगे 2 लगाने पड़ेंगे। मतलब ऑप्शन नंबर सही कौन सा है 4 सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा 4 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। ए बी सी और ई सतत सम 5 सम संख्या है। यदि ए और ई का औसत, देखो प्रथम और अंतिम का कभी भी औसत दिया गया हो तो वो कंप्लीट मान का क्या होता है औसत होता है। ठीक है, तो हमने लिख दिया 46, और सम संख्या है तो ध्यान दीजिए किस प्रकार से आगे नंबर बनेंगे, और 5 है टोटल, तो 2 इधर कर दिए तो 44, 2 इधर कर दिए तो 42, फिर इधर 2 कर दिए 48, फिर यहां कर दिए 50। ये लो, यही वो 5 संख्याएं हैं। तो ये मेरा औसत हो गया। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी 50 होगी, यही पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या। मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा एकदम करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। 5 10 15 50 का औसत कितना होगा, आपको बताना है। 5 10 15 50 का औसत कितना होगा, ये आप लोगों को बताना है भाई। चलिए आराम से ध्यान दीजिएगा। कभी भी औसत ज्ञात करते हैं तो वैल्यू होती है प्रथम प्लस अंतिम बट्टा 2 होती है। क्या होती है भाई, प्रथम प्लस अंतिम बट्टा क्या होती है 2 होती है। ठीक है, प्रथम कितना है 5, अंतिम कितना है 50 बट्टे में 2, तो वैल्यू हो गई 55/2। अगर मैं भाग लगा दूंगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 27.5। आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। 27 पॉइंट क्या होगा 5 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
12। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा भाई आराम से। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आपको किसके किसका दिया हुआ है, एक तो क्रय मूल्य है और एक क्या है, विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है। तो हम लिख देंगे सीपी बटा एसपी बराबर है 5/4 के। तो मेरा सीपी 5 है, एसपी 4 है, मतलब मेरी हानि कितनी हो रही होगी, हानि कितनी हो रही है 1। तो चलिए हानि प्रतिशत निकाल लेते हैं। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 5 और गुणे में क्या हो जाएगा 100, काट दिया कितना आ गया 20%। मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मेरे भावी शिक्षकों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को लेकर, रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 4 के भाव से बेची। ध्यान से सुनना भाई, पहली बात है खरीदने के लिए, तो खरीद कितने में रहा है 5 में 4 खरीद रहा है। और बात करें बेचने की, तो बेच कितने में रहा है 8 रुपए में 6। कैसे करते हैं, 5 को 6 से गुणा कर दिया तो मेरा सीपी जो है वो कितना आ चुका है 30, और 4 को 8 से गुणा कर देंगे तो मेरा एसपी कितना हो जाएगा 8 चौक 32। लाभ कितने का हो रहा है 2 का, क्रय मूल्य कितना है 30, गुणे में क्या हो जाएगा 100, 0 से 0 चला गया, वैल्यू आ गई 20/3। जब 20 में 3 का भाग लगाएंगे उत्तर होगा 6 सही 2/3%। उत्तर कितना होगा 6 सही 2/3%। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। जिन कैंडिडेट को थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो वीडियो को एक बार वापस से देख लेना भाई। ठीक है, वीडियो को आप जितनी बार चाहो, अपनी सुविधा है, अंगुली पे टिका हुआ है मामला। ठीक है, जितनी बार वीडियो को आगे पीछे कर सकते हो करते रहो। ठीक है, भगवान ने हाथ दिया, मोबाइल दिया, क्या टेंशन है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। कितने समय में किसी धन पर 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 0.125 गुना हो जाता है। 0.125 का मतलब है 1/8 हो जाना। कितना हो जाना 1/8 हो जाना। चलिए कैसे लिखेंगे प्रश्न को, तो अगला क्वेश्चन किस प्रकार से ध्यान देना, किस प्रकार से काटोगे आप लोग इसको। तो 5/4 बराबर में क्या आ चुका है टी, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 सही 1/4। मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है वो एकदम मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आराम से ध्यान दीजिएगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। निम्नलिखित देखो 3 घंटे 14 मिनट, ठीक है 3 घंटे का तो 180 और ये 14, ठीक है ये तो सही है। उसका 2 किलोग्राम 30 2030, ठीक है एकदम। 3 लीटर और 80 ये गलत हो गया, ये 3080 होना चाहिए था, ये क्या है गलत। मतलब ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 3। कारण प्रश्न ने क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। प्रश्न आराम से पढ़ना है, गलती नहीं करनी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। गणित विज्ञान की रानी, यह कथन किसने कहा है। ध्यान रखना, गणित विज्ञान की रानी है ये गौस भाई साहब ने कहा है। मैंने पहले से परिभाषाओं वगैरह के ऊपर YouTube पे वीडियो डाल चुका हूं, आराम से देख लेना भाई। ठीक है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को परिभाषाओं को लेकर। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। उपयोगी क्षमताओं का विकास करना, नहीं। ज्यामितीय परिमेयों तथा उनकी प्रेरणाओं का स्वतंत्र रूप से सृजन करना, नहीं। बालकों की गणित क्षमताओं का विकास करना। मेन मकसद तो क्या है इन लोगों का, बालक की गणितीय क्षमताओं का विकास करना। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा एकदम क्या हो जाएगा करेक्ट। कहते हैं ना सबसे ज्यादा सही कौन सा है, क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर हम लोग देखते हैं कि कुछ भी सही नहीं है कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन यहां सबसे ज्यादा सही क्या है उसको ज्यादा तवज्जो दी जाती है। तो यहां सबसे ज्यादा सही कौन सा होगा, बालकों की गणितीय क्षमताओं का विकास करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। 5
चिन्ह है किसको प्रदर्शित करता है? ध्यान देना थोड़ा सा भाई, ये जो चिन्ह है आप लोगों का, ये रिक्त को परिवर्तित करता है। किसको करता है? रिक्त। समुच्चय का टॉपिक कभी भी पढ़ाओ तो उसमें लिखा होगा, रिक्त को करता है। और रिक्त को इस प्रकार से भी हम लोग बता सकते हैं। किस प्रकार से? इस प्रकार से, मंजिला ब्रैकेट ओनली फॉर, क्या बनाते हैं? सिर्फ मंजिला ब्रैकेट बना के छोड़ देते हैं, तो वो भी रिक्त है। और ये वाला चिन्ह जो है वो भी किसको प्रदर्शित करता है? रिक्त को ही प्रदर्शित करता है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया? मूल्यांकन परीक्षा को किसके द्वारा? डॉक्टर ब्लूम के। त्रिकोण किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर ब्लूम के द्वारा किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है आप लोगों का, गणित की उन्नति एवं विकास देश की संपन्नता से संबंध है। यह कथन किसका है? नेपोलियन का। ठीक है, गणित की उन्नति होगी तो देश का भी उन्नति होगी। यह कथन किसने कहा था? महान सम्राट किसने कहा था भाई? नेपोलियन। नेपोलियन एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे, सम्राट बता रही, सॉरी। ठीक है, तो क्या होना है? नेपोलियन द्वारा ये शब्द कहा गए थे। चलिए अगले नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 21 के ऊपर। मनुष्य के जीवन में निम्न में से जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग है वह कौन सा है? ध्यान रखना, मनोविज्ञान नहीं है, सांस्कृतिक नहीं है, मेन आर्थिक है। क्या है? आर्थिक। क्योंकि आर्थिक में हम लोग क्या करते हैं? लेन देन वगैरह जो चल रहा होता है वो क्या है? आर्थिक प्रक्रिया है। कैसी? एक आर्थिक प्रक्रिया है। तो गणित का सबसे ज्यादा प्रयोग किसमें होता है? आर्थिक में होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, फटाफट से आराम से इसको सोचते बताइए। प्रायोगिक मूल्यांकन द्वारा मुख्यतः किस उद्देश्य की पूर्ति होती है? प्रायोगिक मूल्यांकन द्वारा, जो प्रायोगिक मूल्यांकन होते हैं उससे मुख्यतः कौन से उद्देश्य की पूर्ति होती है, ये आप लोगों को बताना है। आराम से सोच समझ के जवाब दीजिएगा। ठीक है, अवबोध है, ज्ञान है, अभिरुचि है, कौशल है। मेन क्या हो जाएगा? कौशल हो जाएगा। मेन क्या होगा? कौशल होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आराम से देखो, हर एक क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। ठीक है, इस बार मैं पहले नहीं बताऊंगा, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए फिर उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 आराम से पढ़िए और फिर इसका उत्तर बताने की कोशिश कीजिए भाई। प्रश्न आप लोगों का, आधुनिक परीक्षाएं बालकों के मस्तिष्क में उथल पुथल पैदा करती है। यह कथन किसने कहा है? डॉक्टर जेपी शेरी ने कहा है, एसडी स्टैंड ने कहा है, डॉक्टर ब्लूम ने कहा है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा ये शब्द कहे गए हैं? आराम से सोच समझ के बताइए। बहुत सिंपल है। ठीक है, ब्लूम ने तो सिर्फ और सिर्फ उसको 3 भागों में बांटने की बात की थी हमारे, तो ब्लूम का नाम तो आ नहीं सकता। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। तो उत्तर जो एकदम करेक्ट है, ध्यान रखना, एससी स्टैंड ने इस बारे में ये चीजें कही है। ध्यान रखना, एससी स्टैंड, सब याद रखना और प्रश्न आराम से ध्यान रखना। ठीक है, आधुनिक परीक्षाएं बालकों के मस्तिष्क में उथल पुथल पैदा कर देती है। ये किसने कहा है? एससी स्टैंड ने कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य देखिए, छात्र के ज्ञान का मूल्यांकन करना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। देखो, निदानात्मक क्या होता है? निदानात्मक किसी भी चीज का पता लगाना और उपचारात्मक उस जो भी पता लगाया गया है उसका उपचार करना। अब उपचार हम किसका करते हैं? किसी कमी का करते हैं, किसी बीमारी का करते हैं, किसी कमजोरी का करते हैं। ठीक है, बालक में क्या है? किसी प्रकार की कोई कमी है, किसी कमजोरी है या कोई बीमारी है, तो बीमारी का कौन? डॉक्टर उसका उपचार करता है। तो अगर किसी प्रकार की कोई शैक्षणिक कमजोरी होगी उसका उपचार कौन करेगा? शिक्षक करेगा। तो हम क्या करेंगे? छात्र की कमजोरियों का पता लगाना निदानात्मक द्वारा क्या किया जाता है? छात्रों की कमजोरियों का पता लगाया जाता है और उपचारात्मक द्वारा उसका उपचार किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, निदान कहते हैं कठिनाइयों व कमजोरियों का पता लगाने को। ध्यान रखना, शैक्षणिक प्रक्रिया को नहीं कहते, अधिगम शिक्षण प्रक्रिया को बिल्कुल भी नहीं कहते, कठिनाइयों द्वारा कमियों को दूर करने, नहीं। अरे दूर करने का काम तो उपचार करेगा, दूर करने का काम तो कौन करेगा? उपचार करेगा। तो निदान किसे कहते हैं? कठिनाइयों कमजोरियों का सिर्फ पता लगाया जाता है। निदान द्वारा क्या किया जाता है? कठिनाइयों व कमजोरियों का पता लगाया जाता है, उनको दूर उपचारात्मक द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में बात कर लेते हैं। समस्या समाधान विधि के जनक कौन है? सुकरात व सेंट थॉमस। देखो, ये बातें तो छोटी छोटी बातें याद होनी चाहिए, डायरेक्ट एकदम मामला पूरा का पूरा जुबान पे होना चाहिए कि कौन कौन किस किसके जनक हैं। डायरेक्ट एकदम क्लिक हो जाना चाहिए माइंड के अंदर। आधी रात को भी कोई उठा के पूछ लेना, अरे कौन है, तो हाथों हाथ जवाब होना चाहिए आप लोगों के पास में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। सामुदायिक गणित में अंतर्निहित
होती है। क्या होती है भाई सामुदायिक गणित के अंदर? अवकलन ना, बिल्कुल नहीं। समाकलन नहीं। त्रिकोणमिति। देखो सामुदायिक गणित के अंदर अधिकतर क्या है? अंक गणित होती है। क्या होती है? अंक गणित। कितने रुपए का सामान आया, कितने रुपए का सामान गया, ये सारी बातें किसमें है? अंक गणित में है। अंक गणित से बाद अवकलन समाकलन तो एक स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है जिसे अपन एडवांस मैथ्स भी कहते हैं, है ना। तो इस चीज का ध्यान रहे। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 किस प्रकार से है? एक परीक्षण द्वारा ज्ञात हुआ है कि विद्यालय के अधिकांश छात्र गुणनफल समक्रिया में प्रवीण नहीं है। यह परीक्षण होता है, बताओ भाई। एक परीक्षण द्वारा पता लगाया, किससे द्वारा पता लगाया जाएगा? निदानात्मक परीक्षण द्वारा, निश्चित द्वारा, सामाजिक जांच द्वारा, अर्धवार्षिक द्वारा। निदान हमेशा ध्यान रखना, किसी भी चीज की कमजोरी वगैरह का पता लगाया जाता है तो किसके द्वारा पता लगाया जाता है? निदानिक परीक्षण द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। जिस क्रिया में यह जानकारी होती है कि बालक सामाजिक पर्यावरणीय अध्ययन विषय के किस क्षेत्र में कमजोरी रखता है, यह क्रिया कहलाती है। कमजोरी वगैरह का सबका पता लगाने वाली बात है। देखो मैंने अधिकतर निदानात्मक से प्रश्न इसलिए दिए हैं ताकि क्लियर हो जाए कि निदानात्मक क्या है। तो इसका प्रश्न उत्तर क्या होगा? निदानात्मक कार्य कमजोरी रखता है। हम बस कमजोरी का पता लगा रहे हैं, उसका उपचार वगैरह करने की बात नहीं कर रहे हैं। तो क्या होगा उत्तर इसका? निदानात्मक कार्य। चलिए अंतिम प्रश्न लेवल फर्स्ट का क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार गणित की शिक्षा के लिए दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। परफेक्ट मीडिया, नहीं स्टैंडर्ड मीडिया, नहीं मल्टीमीडिया। ध्यान रखना मल्टीमीडिया। उपरोक्त सभी नहीं होगा। अगर उपरोक्त सभी कर दिया तो मामला गलत हो जाएगा। इतने अभी अपन आगे नहीं गए कि सारे के सारे मीडिया को प्रयोग कर लें शिक्षा के लिए, ठीक है। फिलहाल क्या है हमारा? मल्टीमीडिया है जो शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए काम में लिया जा रहा है। चलिए अब बढ़ते हैं लेवल 2 के प्रश्नों की ओर के लेवल 2 के प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से अपने को बताना है। लेवल 2 30 क्वेश्चन, मनोविज्ञान शिक्षण विधियों के भी हैं कुछ क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन आप लोगों के मैथमेटिक्स के भी रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं लेवल 2 की ओर के किस प्रकार से लेवल 2 के प्रश्न हैं। पहला गणित के द्वितीय स्तर। ध्यान, निम्न में से किसका मान, देखो प्रश्न आराम से पढ़ना भी, किसका मान पूछ रहा है? 4 की घात 2 3 की घात 2 अब पूछा है के बराबर होगा। जब भी देखो इस प्रकार से घात के ऊपर घात, देखो एक घात के ऊपर घात लगी हो तब तो कुछ, जब घातों के ऊपर घातें और लग जाती है तो उसका हमेशा स्क्वायर कर देते हैं हम लोग। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है मेरे पास में? वैल्यू को आराम से ध्यान देना, कितना हो जाएगा मेरे पास में? 9। अब किस प्रकार से क्या कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, ध्यान से सुनना भाई, ठीक है। अब इसका जब वैल्यू को हम लोग गुणा करवा रहे होंगे, जब वैल्यू को हम लोग क्या करवाते हैं आपस में गुणा करवाते हैं, इन वैल्यूज में हमेशा तुम घातों के ऊपर घात, फिर घातों के ऊपर घात, फिर घातों के ऊपर जब घातें लग रही होती है तो हकीकत में वो गुणा हो रही होती है, ठीक है। क्या हो रही होती है? गुणा हो रही है। अब इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा दूंगा तो ये 4 के ऊपर भी क्या हो जाएगी? 2 की घात 2 और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगी मेरी? 2 3 और क्या होगा? 2 होगा। तो इस पूरे इसको हटा दो, इस सॉल्यूशन पे ध्यान दो, ठीक है। इन सबको जब हम लोग करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 की घात 1 0 2 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1 0 2 4 वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि आपस में हम लोगों को क्या करवाना पड़ेगा? गुणा करवाना पड़ेगा। किसको गुणा करवाना पड़ेगा? 2 को। किसको गुणा करवाना पड़ेगा? 2 को गुणा करवाना पड़ेगा कंटिन्यूसली। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं। x प्लस 7y देन 7x माइनस y बहुपद का प्रकार है। चलिए इस बार हल कर लेते हैं। इसको जब मैं इससे गुणा करूंगा तो ये वैल्यू आएगी 7x स्क्वायर। इसको जब मैं इससे गुणा करूंगा तो माइनस आएगा xy। इसको इससे गुणा कर दूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी प्लस 49xy देन माइनस क्या आ जाएगा? 7y स्क्वायर। तो देखो क्या क्या बातें समझ में आ रही है। पहली बात तो ये द्विघात है। पहली बात तो क्या समझ में आ रहा है? द्विघात है, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर कितने चर है भाई? द्विचर है। क्या है ये? द्विचर्य है, क्योंकि चर्य कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। अब बातें करते हैं इसके बारे में। क्या बोल रहा है ये? द्विचर्य त्रिपद है क्या? वैल्यू त्रिपद के अंदर आ रही है क्या? तो आराम से ध्यान देना कि हाँ त्रिपद तो है। क्यों? क्योंकि जब इनको आप लोग हल कर लोगे तो वैल्यू हो जाएगी 7x स्क्वायर, माइनस करवा दिया तो प्लस का क्या आ जाएगा? 48xy और माइनस का क्या आ जाएगा? 7y स्क्वायर। अब प्रश्न को आराम से पढ़ना, ठीक है, कि किस प्रकार से क्या बोल रहा है। द्विचर्य त्रिपद, तो द्विचर्य है, 3 पद है, यहां तक तो ठीक है। घनीय बहुपद नहीं, द्विघातीय बहुपद है, तो ये तो कैंसिल हो गया।
अब अगला पढ़ते हैं, द्विचर्य, हाँ ठीक है द्विचर्य है। त्रिपद है, हाँ तीन पद है। द्विघात है, हाँ द्विघात है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो है वो मेरा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेक करने का पता चल गया किस प्रकार से करते हैं, ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, आराम से ध्यान दीजिएगा। एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब के गुणनखंड क्या है? चलिए हल कर लेते हैं इसको हम लोग। फॉर्मूला होता है ए क्यूब, फॉर्मूला लिखा देता हूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर जो मेरे पास वैल्यू होती है वो होती है ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर माइनस ए बी देन प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। चलिए हम इसको हल करते हैं। तो ये वैल्यू है मेरे पास में एक्स की घात क्यूब प्लस 2y की घात क्यूब। आओ क्या होगा, x प्लस 2y, आगे हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों को करेंगे कितनी आ जाएगी 2xy और बाद में प्लस में क्या आ जाएगा 4y स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मेट कहां पे, तो ये वाला फॉर्मेट हमारे ऑप्शन नंबर 1 में ही नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वही मेरा क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। चलिए डिस्कस करते हैं 94 के ऊपर किस प्रकार से होगा। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग जो है कितना 48 है यदि x सबसे बड़ी संख्या है। ध्यान देना भाई, 3 सम संख्याओं का योग कितना है 48, सबसे बड़ी संख्या x है। मान लो सबसे बड़ी संख्या x है तो उससे छोटी कौन होगी x माइनस 2, इससे छोटी कौन होगी x माइनस 4 होगी। इन सब का योग, इन सब का योग वो बता रहा है कितना है 48 है। चलिए हल करते हैं। 4 और 2 कितने हो गए 6, x कितना हो गया है 3x और माइनस का क्या है 6 और बराबर में क्या आ गया 48। 6 यहां माइनस का है, वहां जाके किसका हो जाएगा प्लस का। 48 और 6 कितना होता है 54 होता है। कितना होता है 54। तो 3x बराबर क्या होगा 54। 3 से काट देते हैं वैल्यू को। x बराबर मान मेरा कितना निकल के आता है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने 3 का दे दिया, 3 एकम 3, 2 और कितना हो गया 8। तो x का मान मेरे पास में कितना आ चुका 18। लेकिन इसने क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या कौन सी है x माइनस 4। सबसे छोटी संख्या कौन सी है x माइनस 4। तो हम यहां लिखेंगे छोटी, छोटी हो जाएगी मेरी 18 माइनस 4 कितनी हो गई 14। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा 94 का। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 किस प्रकार से है, 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि इस प्रकार प्राप्त हो कि वह पूर्ण वर्ग हो। कैसे निकालते हैं आराम से ध्यान देना, ठीक है। पूर्ण वर्ग के लिए तो चलिए जैसे बचपन में क्या करते थे 294। पूर्ण वर्ग कब होगी, जब दो दो के जोड़े परफेक्टली बन गए होंगे। पूर्ण वर्ग कब होगी, जब दो दो के जोड़े क्या बन रहे होंगे परफेक्टली बन रहे होंगे। आइए ध्यान देते हैं। सबसे पहले 2 का दिया, 2 4, 4 का होने के बाद एक इसको कितना हो गया 7, फिर किसका दे देंगे 7 का, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 और ये हो जाएगा 7 एकम 7। फिर दे दिया 3 का, 7 का दे दो पहले, तो पहले किसका दे देंगे 7 का ही दे देंगे। 7 से दिए कितना आ गया 3, फिर 3 का दिया कितना आ गया 1। अब देखो जोड़ा सिर्फ इसी का बना, जोड़ा सिर्फ इसी का। यहां पे 2 है, एक 2 कम पड़ रहा है, यहां 3 है, एक 3 कम पड़ रहा है। मतलब एक तो 2 कम पड़ रहा है और एक 3 कम पड़ रहा है। तो हम कह देंगे 2 और 3 कम पड़ रहे हैं, दोनों का गुणा कितना होता है 6। अगर मैं इस संख्या को 6 से गुणा करवा दूं तो ये पूरी की पूरी एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो मेरा उत्तर क्या होगा 6। कौन सी संख्या है वो, किससे गुणा करवाना पड़ेगा 6 से गुणा करवाना पड़ेगा। 6 से गुणा करवाते ही वो मेरी एक पूर्ण वर्ग संख्या बनकर तैयार हो जाएगी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से पाइथागोरस तर्क कौन सा है। तो ध्यान देखना भाई, पाइथागोरस तर्क का मतलब समझते हो इस प्रकार से, माना कर्ण 13 है, ये 5 है और ये 12 है। अब देखो इन दोनों का स्क्वायर जो है इसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो हमने चेक किया 25 144, 144 और 25 कितना होता है 169। मतलब ये तो है हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से आप लोगों को सारे के सारे नंबर चेक करने हैं। इस प्रकार से आपको सारे के सारे नंबर चेक करने हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू होगी 50 सबसे बड़ी, हमने यहां रख दी। फिर ये 48 लिख दी, ये 14 लिख दिया, 14 196। इस 48 का 50 से कितना कम है 2, 2 का 4, 4 वैल्यू कितनी आती है ध्यान से सुनना भी, मान आ जाएगा मेरे पास में। इसका तो होगा 2304
इसका हो जाएगा 196। दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू मेरे पास में 2500। ठीक है, ओके, 2500 किसका होता है? 50 का। डन है, मतलब ये भी मेरा एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले पे बात करते हैं 16 को। नेक्स्ट की बात करते हैं, ये हो गया 65, ये है 63, ये हो गया 16, 256, 63, 63, 5। ठीक है, ओके, डन। ये भी है भाई, ठीक है, तीनों है मेरे, ये भी है, ये भी है, ये भी है, मतलब उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्या, कैसे चेक करते हैं? इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर का योग इसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ओके, इसी को हम क्या कहते हैं? पाइथागोरस त्रिक। कौन सा है, कौन सा नहीं है? ये तीनों है, इसलिए उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कोई धन राशि 8 वर्ष में दुगनी हो जाती है? 8 वर्ष में दुगनी का मतलब समझते हो? मेरा मूल धन कितना है? 1 रुपया है, और मिश्र धन मेरा कितना हो जाता है? 2 रुपये हो जाता है। तो बताओ साधारण ब्याज कितना हो गया होगा? 1 रुपया हो गया होगा। फॉर्मूला SI बराबर PRT बटा 100। SI कितना है? 1, मूलधन कितना है? 1, वर्ष 8, दर निकालनी है, बट्टे में क्या पड़ा है? 100। ठीक है, 4 से काट दिया, 2 बार 4 से काट दिया, कितना आ जाएगा भाई? 25। 25 को 1 से गुणा किया, वैल्यू आई 25, 25 बटा 2 R। 2 से काटा, कितना आ गया? 12.5%। कितना आ गया है? 12.5%। ऑप्शन नंबर 3 जिस चीज का भी आया है वो एकदम करेक्ट आंसर होगा। छाप लीजिए फटाफट से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मजा आ जाए प्रश्न करने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। देखो परीक्षा में कैसे जल्दी जल्दी करते हैं, मैंने आपको पूरा का पूरा एक चीज बताई है। हमेशा माइंड को इतना शांत रखो एग्जाम हॉल के अंदर कि जो भी हम चीज सोच रहे हैं उसका कैलकुलेशन माइंड के अंदर कलेक्ट हो जाना चाहिए। फालतू की जितनी बातें सारी एग्जामिनेशन हॉल से बाहर छोड़कर आया करो। क्या किया, क्या नहीं किया, खाना बना नहीं बनाए, सारी की सारी जितनी टेंशन है सारी की सारी एग्जाम हॉल से बाहर होनी चाहिए। जब प्रश्न पढ़े तो प्रश्न का उत्तर का जो कैलकुलेशन है वो माइंड के अंदर चलना चाहिए कि कितना होगा कितना नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए, किस मूलधन पर 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, 12% का 2 वर्ष का ब्याज। देखो चक्रवर्ती ब्याज 12% का अगर मैं निकालूंगा तो 2 वर्ष का आएगा 25.44। कितना आएगा? 25.44%। जिस चीज को नहीं आता, जिस चीज को निकालना नहीं आता, संकल्प क्लासेस बाड़मेर में आपका स्वागत है। ठीक है, यहां बैठ के सिखाया जाएगा आप लोगों को। अभी तो आराम से समझो कि किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो 12% है, 12% के 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 25.44 होगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि मेरा जो 25.44 है परसेंट, वो किसके बराबर बता रहे हैं ये लोग? 3052.80 के बराबर बता रहे हैं। ठीक है, तो मेरा 100% किसके बराबर होगा? तो हम निकाल देंगे 3052.80 बट्टे में क्या आ जाएगा मेरे पास में? 25.44 गुणे में क्या होगा? 100। पॉइंट से पॉइंट हटा, इस वैल्यू को जो काट देंगे तो वैल्यू मेरे पास में कितनी आ जाएगी? 120। तो टोटल उत्तर होगा 12,000। उत्तर कितना होगा? 12,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जिस चीज का भी आया होगा वो एकदम करेक्ट आंसर है। जिसको भी ये नहीं निकालना आता ना, मैंने बता दिया आपको करना क्या है। ठीक है, डायरेक्ट बाड़मेर की बस पकड़ो, सीधा संकल्प क्लासेस। हाँ भाई, ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 किस प्रकार से है, क्या है, आराम से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 99 पे ध्यान दें। यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ व हानि प्रतिशत क्या होगा? 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 16 CP बराबर है 20 SP के। तो हम क्या करेंगे? CP बट्टा SP बराबर 20 बट्टे में क्या है? 16। 4 से काट दिया 5, 4 से काट दिया 4। CP 5 है, SP 4 है, मतलब सीधी सी बात है हानि हो रही है कितने की? 1 की। तो हानि प्रतिशत क्या निकालेंगे? हानि प्रतिशत 1। क्रय मूल्य कितना है? 5 गुणा 100, काट दिया, कितना आ गया? 20%। 20% की क्या है? हानि है। ऑप्शन नंबर 4 जिस चीज का भी है वो एकदम करेक्ट आंसर होगा। जिस चीज का भी ऑप्शन नंबर 4 आएगा वो एकदम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 किस प्रकार से आप लोगों का, बहुत ही खूबसूरत सा प्रश्न है। A अनुपात B 2/5 है और 3/5 है। चलिए यहीं से हल करना शुरू करते हैं। देखो यहीं से मैं इसको हल करना शुरू कर रहा हूं। 5 से काटा 5 से कम 5, 5 से काटा कितना हो गया? 2। तो मेरा A अनुपात B,
मेरा जो A अनुपात B है वो कितना हो जाएगा, इसको किया 4 और ये हो गया 3, कितना हो चुका है 4:3 हो चुका है। चलिए अब यहां ध्यान देते हैं BC के ऊपर, इससे काटा 3 एकम 3, इसको काटा 3 तिया 9, गुणा करवा दिया, कितना हो चुका है 12 कितना हो चुका है 7। मेरा BC कितना हो चुका है 12:7 हो चुका है। चलिए अगले पे बात करते हैं। नेक्स्ट 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसको इससे कर दिया, कितना हो चुका है 10:3। तो मेरा DC कितना हो चुका है 10:3। अब सबको हल करते हैं, मुझे निकालना है ABCD। क्या निकालना है ABCD निकालना है। तो लिख दीजिए A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। AB का मान कितना है 4:3, अभी निकाला हमने 4:3। BC का मान कितना है 12:7। ओके, CD का मान, ये कोई DC है तो CD उल्टा करके लिखेंगे तो यहां 3 आएगा और यहां पे कितना आएगा 10। चलिए हल करते हैं। मान जो बदलने हैं, जो भरना है, कब्जा करना है, कर लेते हैं कब्जा। यहां पर भी 3 आएगा, यहां पर भी 3 आएगा, यहां पे 12 आएगा और यहां पे 7 आएगा, यहां भी 3 और यहां भी 3। ओके, चलिए गुणा करवाते हैं फटाफट से। 12 चौका 48, 48 को 3 से गुणा कर लीजिए। ध्यान से सुनना, 12 चौका कितना आ गया, आराम से सुनना, 12 चौका 48, 48 को किससे करवा दिया है 3 से गुणा, कितना हो जाएगा 144। कितनी वैल्यू हो जाएगी 144 हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 तिया 9, 12 को 9 से किया 108। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसको फटाफट से कर देते हैं, 9 9 ते 63, इसको भी कर लेते हैं फटाफट से, 21 21 210। ऑप्शन कहीं नजर आ रहा है क्या, नहीं, इसका कट रहा है, आइए काट लेते हैं। वैल्यू सारी की सारी मैं किससे काट रहा हूं 3 से काट रहा हूं। चलिए 3 से काटते हैं, 3 से काटते ही 3 चौक 12, 2 और 8 कितना हो गया 48। 108 को भी 3 से काट लेते हैं, 108 को 3 से काटें कितना आ जाएगा 36। इसको 3 से काटें कितना आ जाएगा मेरे पास 3 दूनी 6 और 1 21। इसको 3 से काटे कितना आ जाएगा मेरे पास में 70। तो आंसर होगा मेरे पास में 48 36 21 70। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 जिस चीज का भी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। फटाफट से छाप लीजिए, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, जिस किसी को भी अच्छा लगा हो क्वेश्चन आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और शुरू करेंगे। रेशियो, अनुपात, समानुपात, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इन सबकी क्लासें मैं जो 1 PM क्लास चलती है मैथमेटिक्स की आप लोगों की, उसके अंदर जैसे जैसे टॉपिक स्टार्ट होते रहेंगे वैसे वैसे अपन को करते रहेंगे भाई, ठीक है। तो 1 PM वाली क्लास है, उसको रोज लाइव आके आराम से देख लिया करो, ठीक है। तो नए नए टॉपिक जितने भी बच्चों स्टार्ट करेंगे अपन लोग, उनको आराम से डिस्कस करने का अपन प्रैक्टिस करते रहते हैं कि किस प्रकार से क्या है। अभी वहां पे जो टॉपिक है वो घातांक और करनी चल रहा है अपना 1 PM वाली क्लास के अंदर। और आज जो रीट वाला पेपर है वो सोल्व कराने के चक्कर में आज वाली क्लास नहीं हो पाई होगी, लेकिन पहले से जो 18 से 19 क्लासें मैं पहले से ले चुका हूँ, डिस्कस कर चुके हैं अपन जिन जिन टॉपिकों के ऊपर। उन टॉपिकों को आराम से देखो, समझो और किस प्रकार से क्या चीजें हैं उनको आराम से ऑब्जर्व करने की कोशिश की जाए, है ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 के ऊपर। एक परिवार में 3 बच्चे जिसमें से कम एक लड़का, ध्यान देना, कम से कम एक लड़का है, कम से कम एक लड़के होने की बात हो रही है। उस परिवार में 2 लड़के व 1 लड़की होने की प्रायिकता बताई। कम से कम एक, पहले लड़के की बात करते हैं, मतलब बॉय और गर्ल्स हो सकती है, ठीक है, पहली कंडीशन तो ये है। फिर मैं कह सकता हूं 2 बॉय और गर्ल्स हो सकती है, ठीक है। पहले इसने पहले बात, कम से कम एक लड़का है, कम से कम एक लड़का होने की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया, ये कंडीशन हो गई, कम से कम एक लड़का है, ठीक है। तो मैं कह दूंगा तीनों के तीनों भी लड़के हो सकते हैं। कम से कम की बात हो रही है, लड़की की तो बात ही नहीं हुई, लड़की की तो कोई बातचीत हुई नहीं। तो कितनी कंडीशंस बनती है हमारे पास में 3। अब किसने क्या बोल दिया 2 लड़के और 1 लड़की, कितनी कंडीशन बन रही है इसकी 1। तो उत्तर कितना आएगा 1/3। कितनी कंडीशन बन रही है 3 में से 1 कंडीशन ऐसी है, उत्तर कितना आ जाएगा 1/3। मतलब ऑप्शन नंबर 2 जो है वो मेरा एकदम करेक्ट आंसर होगा। आराम से सोच समझ के जवाब दीजिए करो, ठीक है। पहले हमने इसके ऊपर बनाया कि भाई 3 बच्चे हैं जिसमें से कम एक लड़का है, कम से कम एक लड़का होने की प्रायिकता क्या है भाई, 1 लड़का 2 लड़कियां हो सकती है, 2 लड़के 1 लड़की हो सकती है, तीनों लड़के हो सकते हैं। कितनी कंडीशन बन रही है 3 कंडीशन। अब इसने प्रश्न क्या पूछा, उस परिवार में 2 लड़के व 1 लड़की होने की प्रायिकता क्या है, वो कितनी है 1 ही है। तो उत्तर कितना आएगा 1/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 पे पढ़ते हैं। एक परीक्षा में 75% विज्ञान में, 65% सामाजिक विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, 18% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। कैसे करते हैं आराम से ध्यान देना। साइंस कितना है 75% पास हो रहे हैं भाई, पास है। और वहीं पे एसएसटी में कितना हो रहा है 65% पास हो रहा है। बोथ ऑफ में 18% फेल हो रहे हैं। देखिए इस प्रश्न को करने के लिए पास तीनों या तो पास होने चाहिए या तीनों फेल होने चाहिए। तो हमारा नीचे वाला ये मामला जो है फेल हो चुका है, इसको
पास करवा देते हैं, अपने हाथ की बात है। तो इसको पास करवाने के लिए कितना लिख देंगे यहाँ पे 82, क्या हो गया है पास। चलिए अब कैसे करेंगे, 75 प्लस 65, जो बॉथ ऑफ है उसको क्या करवा लेंगे माइनस करवा लेंगे, जो बॉथ ऑफ होता है उसको क्या करवा देंगे माइनस करवा देंगे। चलिए हल करते हैं इसको, वैल्यू को हम लोग 13 13 कितना 14, 140 में से 82 को क्या करवा रहे हैं माइनस करवाया जा रहा है। ठीक है, उत्तर कितना आ जाएगा 58, कितना आ जाएगा 58। ऑप्शन नंबर 1 जिस चीज का भी है वो एकदम करेक्ट आंसर होगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, दिए गए चित्र में x का मान है, ध्यान रखना भाई, किसी भी एक लाइन के ऊपर बनने वाले कोण 180 डिग्री के बराबर होते हैं। किसी भी एक लाइन पे बनने वाले कोण कितने के बराबर होते हैं 180 डिग्री के बराबर होते हैं। चित्र को बड़ा करके देख लो, ये लो, ठीक है। तो मैं क्या कह दूंगा, इन सबका योग 180 के बराबर है, सबका योग कर दे भाई, तो हो गया x प्लस 10 प्लस x प्लस 20, x प्लस 20 किसके बराबर है 180 के बराबर है। तो वैल्यू हो चुकी है 3x प्लस 30 बराबर 180। 30 को वहां भेज दिया 150, तो 3x बराबर कितना हुआ 150, 3 से 150 काटा x बराबर कितना आ गया 50, x बराबर कितना आ गया 50। उत्तर x का मान कितना है भाई 50, तो x का मान कितना होगा ऑप्शन नंबर 3 50 हो जाएगा। छाप लेना इसको, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पूरा का पूरा सर्कल दिया, आराम से ध्यान देना, अपने को बात बताना x के मान की, इस पे आप ध्यान देना भाई। अगर ये कोण 3x के बराबर है और ये कोण 2x के बराबर, तो ध्यान देना ये 3x है तो ये भी कितना होगा 3x के बराबर होगा। ये भी कोण किसके बराबर होगा 3x के। थोड़ा सा समझना क्यों, क्योंकि जब इस प्रकार से हम लोग जब भी प्रतिच्छेद करती है तो ये इसके बराबर हो जाता है और ये इसके बराबर हो जाता है, हमें पता है। तो हमने क्या कर दी, ये इसके बराबर है तो ये किसके बराबर होगा इसके बराबर। तो इन सब का योग देखो, इस लाइन के ऊपर बनने वाले कोण, इस लाइन के ऊपर बनने वाले कोण, इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो वो कितने होंगे 180 के। तो हमने क्या कर दिया 5x प्लस 3x प्लस 2x किसके बराबर है 180 के बराबर है। इन सबको जोड़ दिया, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा 10x किसका 180 के, 0 से 0 गया तो x बराबर कितना आ गया 18। x का मान कितना आ चुका है 18 आ चुका है। चलिए छोटा करके देख लेते हैं प्रश्न को। तो ऑप्शन नंबर 1 जिसका भी उत्तर आया होगा वो एकदम करेक्ट होगा। उत्तर कितना हो जाएगा 18, आराम से छाप लेना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दिए गए चित्र में BCD का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान देना भाई, हमेशा ये एंगल और ये एंगल किसके बराबर होगा 180 डिग्री के, ठीक है। और ये एंगल किसके बराबर होगा 180 डिग्री के। अगर ये एक मेरा 80 है तो ये दूसरा कितना होगा 100 होगा, कॉमन सेंस वाली बात है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है 2 एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, देखना समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है, आराम से ध्यान से देख लेना, √3/2 भुजा। √3/2 भुजा किसके बराबर है 9 √3 के। √3 से √3 कट गया, 2 को इससे गुणा करवा दिया तो मेरी भुजा बराबर कितनी आ चुकी है 18। क्षेत्रफल की बात करें, किसकी बात करें क्षेत्रफल की बात करें तो फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। √3/4 भुजा स्क्वायर का मतलब 18 गुणा 18, 2 से काटा 2, 2 से काटा 9, 2 से काटा ये हो गया 9, नंबर 81। उत्तर हो गया 81 √3। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, छापिए, जो करना है वो कीजिए प्रश्न के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, 2 सेकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है, वृत्तों के बीच का वलयाकार क्षेत्र ज्ञात कीजिए। देखो 2 वृत्त हैं, सकेंद्र का मतलब समझ लीजिए किस प्रकार से बना हुआ है। ये मेरा 12 हो गया, ये मेरा 9 हो गया,
ठीक है, ये तो कितनी है 12 और ये कितनी है 9। तो अब आइए प्रश्न किस प्रकार से करना है। तो मेरा फॉर्मूला होगा पाई आर 1 स्क्वायर माइनस पाई आर 2 स्क्वायर। पाई पाई कॉमन आ जाएगा तो 22/7 तो बाहर रहेगा। R1 स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर होता है 144 माइनस R2 मतलब 9 का स्क्वायर होता है 81। चलिए माइनस करवा लेते हैं 22/7 गुणा, माइनस कर दिया, 4 में से 1 चला गया, 4 में से 1 कितना बचता है 3, ठीक है। और 12 में से 8 चले, सॉरी 14 में से 8 चले गए, 14 में से 8 गए तो 3 6, ठीक है। इन दोनों को काटा कितना आ गया 9। वैल्यू है 2 को 22 को गुणा करवाना है 9 से, 9 दूनी 18, एक ऊपर 18 और एक 19, वैल्यू कितनी आ गई 198। कितनी वैल्यू आई है 198। मतलब ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा एकदम करेक्ट आंसर होगा। इसी स्पीड में आप लोगों को करना एग्जाम के अंदर, ये नहीं है लेके बैठ जाओ पर्सन को और माथा मारने लग जाओ कि क्या होगा क्या होगा। प्रश्न को जितना आराम से इजीली करने की कोशिश करोगे तो आराम से हो जाएगा। अगर ज्यादा प्रश्न के ऊपर ज्यादा डीपली विचार वगैरह करने लग जाओगे तो प्रश्न हल नहीं कर पाओगे, इस बात का ध्यान रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय 88, अरे यहां थोड़े सुधार लेना, आपके पेपर के अंदर सुधरा हुआ होगा 660 है, ठीक है। वर्ग सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, उसका आयतन कितना होगा ये आप लोगों को बताना है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना दिया, ऊंचाई वो दी है, आपको आयतन पूछा है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे भावी अधिकारियों, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, वो होता है 2πr(h). क्या होता है 2πr(h)? किसके बराबर है 660 के। हल कर लेते हैं, 2 गुणा 22/7 गुणा r निकालना है, h दिया है 15 बराबर में 660, ठीक है। चलिए 22 से काटते हैं, कितनी बार में कट गया 30, 15 से काटा कितनी बार में कट गया 2, चलिए 2 से काटा कितने कटेगा 2, r बराबर कितना हो चुका है 7 हो चुका है। अब बात है आयतन की, किसकी बात करने चाहते हैं अपन लोग, आयतन की बात करना चाहते हैं। आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। चलिए 22/7 गुणा आर का स्क्वायर मतलब 7 गुणा 7, हाइट कितनी है 15, 7 से 7 कट गया, बाकी सबको गुणा करवाना है। आओ गुणा करवाते हैं, 22 को 7 दुगना 14, 14 15, 14 14 कितना 196, 196 और 15 कितना हो गया 196 और 15 कितना होता है 1 2 111, 211, 11 को गुणा कर दो 211 से। आइए करवाते हैं, 1 का 1, 1 और 1 2, ये हो गया 3 और 2 का 2, 23 21, वैल्यू कितनी होनी चाहिए 23, क्या कर दिया मैंने, वैल्यू कोई गड़बड़ कर दी क्या, अच्छा ठीक है गुणा, एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, थोड़ा आराम से, इसको 2 दिए 2 2 14, 14 को मुझे किससे करना है 15 से, 14 का होता है वैल्यू 96, 196 और 14, सॉरी हाँ 196 और 14 कितना होता है 210, हाँ ठीक है 210 को किससे गुणा करवाना है 11 से। चलिए करवा देते हैं, 1 3 और 2 और पीछे 0, कितना आ जाएगा 23 10, उत्तर कितना होगा 23 10। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा एकदम करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो मेरा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 108 कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, निम्न बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। आपको क्या बताना है समांतर माध्य। ये समांतर माध्य निकालने के लिए x और y भी निकालना पड़ेगा। x y कैसे निकालते हैं, 2 को 3 से गुणा किया कितना आ गया 6, कितना आ गया 15, कितना आ गया 8 40, और ये कितना आ चुका है मेरे पास के अंदर, वैल्यू ध्यान रखना, इन दोनों को गुणा करने कितना आ जाएगा 32, कितना आ जाएगा भाई मेरे पास में 32। अब इन सबको जोड़ेंगे, इन सबको क्या करेंगे जोड़ेंगे। तो चलिए इन सबको जोड़ लेते हैं वैल्यू के अंदर। तो वैल्यू जोड़ेंगे तो 2 और 5, 2 और 5 कितना 7, 7 और 6 कितना हो गया मेरे पास में टोटल मिला के 13, 13 का 3, एक ऊपर हासिल 1 और 3, 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 हो रहे कितना हो गया 9। अब किसको जोड़ेंगे सर, किस y को जोड़ लेंगे, किसको जोड़ लेंगे भाई y को। चलिए 4 और 8 12, 12 और 8 12 और कितना हो गया मेरे पास में 20, कितना हो चुका है 20। चलिए 93 में आपको किसका भाग लगाना है 20 का, ठीक है। चलिए लगाते हैं, 4 बार गया कितना आ गया 80, 4 बार जाते कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, पीछे कितना बच गया 13,
13 के बाद में कितना बार 6 बार चला जाएगा तो 0.65। उत्तर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 4.65। उत्तर कितना आ जाएगा? 4.65। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110। वर्ग चित्र, आयत चित्र तथा वृत्त चित्र दोनों तीनों एक क्या है? एक विमा है क्या? नहीं, क्योंकि ये होते हैं पृष्ठ पर बनने वाले। क्या होते हैं? पृष्ठ पे। तो लंबाई और चौड़ाई तो होती है, तो कितनी विमा के होते हैं? 2 विमी होते हैं। रेखा जो होती है, ना रेखा, ये होती है 1 विमी, ठीक है। लेकिन त्रिविमय की बात करें तो त्रिविमय होता है घन, घनाभ, बेलन, शंकु, ये सब किसमें होते हैं? त्रिविलियम में होते हैं। ओके, फिलहाल उत्तर क्या है मेरा? द्विविमय है, क्योंकि वर्ग, आयत और वृत्त ये सारे के सारे क्या है? एक पृष्ठ पे बनने वाली भुजाएं होती है। चलिए नेक्स्ट। हाँ भाई, ये हमारे सारे के सारे किसके आ जाएंगे? शिक्षण विधियों के प्रश्न। शिक्षण विधियों के प्रश्न मैं पहले से आप लोगों को फर्स्ट लेवल वाले पेपर में करवा चुका हूं, ठीक है। तो ये था मैथ का पूरा पेपर आप लोगों का। शिक्षण विधियों के पेपर लेवल फर्स्ट वाले मैंने करवा दिया है, आराम से उसमें एक बार देख लेना, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन के बाद में सारे के सारे, इसका तो उत्तर क्या हो जाएगा? आर्थिक हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन में सारे करवा चुका हूं, ठीक है दोस्तों। और इसी प्रकार से रिट के पेपर सोल्व करवाते रहेंगे। और जैसे जैसे आपको हर संडे को रिट का पेपर रहता है, तो जितने भी मेरे कैंडिडेट व्यूअर्स हैं मेरे, सारे के साथ ध्यान रखिएगा। रिट का पेपर हर संडे कंडक्ट करवाया जाता है ऑफलाइन संस्थान के अंदर। पूरा का पूरा मामला देख दिखा के सबको आराम से डिस्टेंस वगैरह से बिठा के, ठीक है। जिस प्रकार का मामला चल रहा है अभी राजस्थान में और पूरे भारत के अंदर, उस प्रकार से पूरे नियमों और निर्देशों को ध्यान रखते हुए करवाया जाता है। और बहुत जल्द जो ऑनलाइन टेस्ट वगैरह करवाने के हैं उसकी भी व्यवस्था बहुत जल्द संकल्प परिवार द्वारा कर दी जाएगी, ठीक है। तो दुआ करो कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट देने का भी मौका संकल्प परिवार की ओर से मिले, ठीक है दोस्तों। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।